धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज मुख्यमंत्री आवास में 11 बजे होगी बैठक। जोशीमठ के लिए स्पेशल पुनर्वास नीति सहित कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। कनखल स्थित शंकराचार्य आश्रम पहुंचे सीएम धामी। जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरम से की मुलाकात। राज्य की खुशहाली और समृद्धि के लिए मांगा आशीर्वाद। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित 5 दिवसीय खेलो इंडिया नेशनल इंटर गेम्स का हुआ समापन। 3 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड की टीम ने किया राज्य का नाम रोशन। गदरपुर की कुमाऊं गोवंश संरक्षण पुलिस टीम की सफलता। गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, दूसरा फरार तलाश में पुलिस। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। जोशीमठ के लिए स्पेशल पुनर्वास नीति को मंजूरी मिल सकती है। सरकारी वाहन खरीद नीति को मंजूरी मिल सकती है। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण पर कैबिनेट कोई निर्णय ले सकती है। इसके साथ ही गैरसैंण में बजट सत्र कराने को लेकर भी इस बैठक में फैसला हो सकता है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है और ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। जोशीमठ के लिए स्पेशल पुनर्वास नीति को मंजूरी मिल सकती है। सरकारी वाहन खरीद नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी आरक्षण पर कैबिनेट कोई निर्णय ले सकती है। गैरसैंण में बजट सत्र कराने को लेकर भी फैसला हो सकता है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है, किन मुद्दों पर चर्चा संभव है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी। कह सकते हैं कि जिस तरीके से चर्चाएं जोरों पर हैं कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर जो है मोहर लग सकती है। जिसमें अगर हम खासतौर पे बात करें तो जोशीमठ में जो भूसाव हो रहा था उसको लेकर के लगातार तमाम जो टीमें हैं, तकरीबन 8 ऐसी एजेंसियां हैं जो काम कर रही थी और ऐसे में इनकी रिपोर्ट को एक तरीके से आज कैबिनेट में रखा जा सकता है, जिसके बाद अध्ययन के बाद इसको एक तरीके से मंजूरी दी जा सकती है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से पुनर्वास वहाँ पर किया जाएगा। और साथ ही साथ अभी हाल ही में जब पीएमओ स्तर पर बैठक हुई थी, उसमें भी तय किया गया था कि राज्य सरकार कोई प्रस्ताव भेजती है पुनर्वास को लेकर के और मदद को लेकर के, तो उस पर एक तरीके से केंद्र सरकार जो है हर संभव मदद करेगी। उसके लिए तक बाकायदा पीएमओ स्तर पर बातचीत भी हुई है। तो माना जा रहा है कि जो पुनर्वास नीति है उसको मंजूरी दी जा सकती है। जगह चंदी जो की जा रही है लोगों के पुनर्वास को लेकर के, उस पर फैसला हो सकता है। और दूसरी तरफ जो केंद्र से सहयोग मांगना है उसको लेकर के जो है आज कैबिनेट में चर्चा होने के साथ ही उस प्रस्ताव को जो है भारत सरकार को भेजा जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बजट सत्र होने वाला है, उससे जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं सरकार की मार्च के दूसरे सप्ताह में, यानी कि होली के बाद जो है बजट सत्र आयोजित कराया जाएगा, जिसको लेकर के भी चर्चाएं संभव है कि माना जा रहा है कि बजट सत्र को लेकर के कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। गैरसैंण में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहाँ पर ये बजट सत्र आयोजित होना है, तो ऐसे में इन तमाम फैसलों पर भी जो है कैबिनेट आज मोहर लगा सकती है। उसके अलावा चाहे नई वाहन खरीद नीति हो, आबकारी पॉलिसी हो, उसके अलावा जिस तरीके से अन्य विभागों की तमाम नियमावली है, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी आज कैबिनेट मोहर लगा सकती है। तो कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर जो है आज कैबिनेट में मोहर लगा सकती है। आकाश, देखें तो जोशीमठ के लिए भी लगातार सरकार प्लान तैयार कर रही है नए, और स्पेशल पुनर्वास नीति को भी इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इस नीति में क्या कुछ खास रहेगा, ये जानकारी दीजिए। देखिए, जिस तरीके से पुनर्वास जो नीति है, माना जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, तमाम अपनी कमेटियों का वहाँ पर गठन किया गया था। राज्य सरकार ने बाकायदा जो जहाँ के जिलाधिकारी है उनके अध्यक्षता में कमेटी गठन किया था, जिसमें ये तय किया गया था कि जो मानक है कि मानकों के आधार पर किस तरीके से वहाँ पर लोगों को मुआवजा दिया जा सकता है, किस तरीके से विस्थापन लोगों का होना है, पुनर्वास किस तरीके से किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को जो है कमेटी को एक तरीके से अध्ययन करने के लिए दिया था। क्योंकि लोगों की मांग थी कि जो बाजार रेट है उस पर उससे अधिक जो एक तरीके से उन्हें जो है मुआवजे की राशि दी जाए, तो उसको लिए भी तो बाकायदा जो वहाँ के जिलाधिकारी है उनके साथ जो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी कमेटी बनाई थी, जिसके बाद वो कमेटी ने अपना पूरा अध्ययन किया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो जगह सरकार की तरफ से चिन्हित की गई है, जिलाधिकारी ने जो जगह चिन्हित की हैं, उन जगहों पर पुनर्वास एक तरीके से जो करना है, उन तमाम पहलुओं पर भी जो है चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ इस जो नीति है उसमें ये भी संभव है कि जिस तरीके से लोगों को मदद पहुँचानी है, मुआवजा देना है, उसके अलावा केंद्र से जो सहयोग मांगना है,
कि केंद्र सरकार से क्या आपको सहयोग मांगा जाए, क्योंकि एक बड़ी राशि की जो आवश्यकता है वो राज्य को मिलेगी, और राज्य की जो आर्थिक संसाधन है वो इस तरीके से नहीं है कि एक तरीके से जो है लोगों को पुनर्वास या फिर लोगों को मुआवजा दिया जा सकता है। तो केंद्र सरकार ने भी अपनी एक तरीके से इनिशिएटिव दिखाते हुए फैसला लिया था कि केंद्र सरकार भी हर मदद जो है वो राज्य को देगी। तो ऐसे में जिस तरीके से पीएमओ स्तर पर बैठक हुई थी तो उसमें तय किया गया था कि राज्य की तरफ से जो प्रस्ताव आएगा उस पर जो है केंद्र जो है सहयोग करने के लिए तैयार है। तो माना ये जा रहा है कि इस नीति में जो है तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की जाएगी और इसी को लेकर के जो है ये नीति तैयार की गई है, जिसमें लोगों का पुनर्वास जो है एक तरह से किया जाएगा। जी चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां थराली में एक महिला जंगल में मिले घायल हिरन के बच्चे को अपने साथ ले आई थी, जिसके बाद उसका इलाज करवाया और हिरन के नन्हे बच्चे को बिंदुली नाम दिया गया। पिंडर घाटी की ओर रहने वाली धामती देवी ने इसकी जानकारी वन कर्मियों को भी दी, जिसके बाद अब उसे देहरादून में मालसी के डियर पार्क जू में छोड़ा गया। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ ही वन विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने डियर पार्क जू में बिंदुली का स्वागत किया। लायकी हो गई है, वो गीता कर रही हूँ, वन विभाग को सौंप रही हूँ, इसको अच्छे ढंग से पाले पोसे, ये चिड़ियाघर हरा भरा बनाएगी। मैंने जो क्या करना इसको पाल के इसको आगे भेज रही मैं वन विभाग वालों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। चमोली में फायर सीजन की तैयारियां शुरू हो गई है। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में वनाग्नि सुरक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों को वनाग्नि की रोकथाम के लिए पूरी तैयारी रखने, पर्यावरण और जंगलों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ सुरक्षा समितियों को सक्रिय करने, अति संवेदनशील वन क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं वनों में आग बुझाने और जागरूकता कार्यक्रमों में अच्छा सहयोग करने वाले व्यक्ति और समूह विशेष को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 2022 में एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें एक अभियुक्त द्वारा एक महिला को डराना, धमकाना और कंप्यूटर संसाधनों का प्रयोग करके अपराध को कारित करने के तथ्य प्रकाश में आए थे। इस अभियुक्त की लगातार तलाश कर रही थी टीम हमारी। जब ये लगातार शातिर अभियुक्त है, लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, उसके अरेस्टिंग के लिए इस पे इनाम घोषित किया गया 15,000 रुपये का। तो इसमें सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर सितारगंज और चौकी इंचार्ज सिडकुल के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और टीम ने बड़ी मेहनत और सुरागरसी के साथ इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और इस अभियुक्त के अपराधी की तलाश की जानकारी की जा रही है। और इस चैनल का, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे कि भाई जो महिलाएं हैं वो सोशल मीडिया का बहुत ही सावधानी से प्रयोग करें और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग जो है गलत तरीके से महिलाओं को फंसा लेते हैं और फिर उसके बाद उनके साथ अपराध कारित करते हैं। तो इस पे सोशल मीडिया पे सारे सेफ्टी फीचर्स का प्रयोग करें और अपने अकाउंट को सेफ रखें। शीतकालीन दौरे के दौरान अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल जीवन सिंह नगनियाल चंपावत जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने लोहाघाट तहसील का निरीक्षण कर लोहाघाट के एसडीएम और तहसीलदार से सभी विषयों की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया, जिस पर उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए अधूरे पड़े कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। के अधिकारियों के द्वारा जो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन आपके भ्रमण होते हैं, उसके क्रम में उनके द्वारा आज तहसील लोहाघाट का निरीक्षण किया गया और तहसील की पत्रावलियों को सही ढंग से रखरखाव के निर्देश दिए गए और तहसीलदार वहाँ पर मौजूद थे तो और समस्त स्टाफ वहाँ पर मौजूद था। तो उसमें कार्यालय प्रबंधन किस टाइप का हो, पब्लिक डीलिंग किस तरीके से बेहतर हो सके, इसके संबंध में भी उनके द्वारा मार्गदर्शन किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ वन प्रभाग ने फायर सीजन को मद्देनजर रखते हुए अपनी कमर कस ली है, जिसके लिए वन विभाग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और ग्रामीणों से वनों में आग के प्रति सहयोग करने की अपील की जा रही है। इस बीच वन प्रभाग के डीएफओ ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं वनाग्नि की रोकथाम के लिए 32 क्रू स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिसमें फायर वाचरों की तैनाती कर दी गई है।
तो केदारनाथ वन प्रभाग ने फायर सीजन को मद्देनजर रखते हुए अपनी कमर कस ली है, जिसके लिए वन विभाग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और ग्रामीणों से वनों में आग के प्रति सहयोग करने की अपील की जा रही है। तो हम लोगों का जो है जन जागरण का कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। गांव-गांव में गोष्ठियां करके और समितियां, फायर सुरक्षा समितियां का गठन किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारे जो जंगल संवेदनशील क्षेत्र है उनमें जो सड़कों के किनारे, भाटियों के किनारे और प्लांटेशन क्षेत्रों के किनारे नियंत्रित दहन का काम किया जा रहा है, ताकि जो है फायर हमारे जो है प्लांटेशनों के अंदर न घुस पाए और रास्ता और भाटियों के माध्यम से जो है जंगल में न घुस पाए। खटीमा पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान काटे गए। युवाओं पर भी पुलिस ने अपनी पैनी नजर बनाई है। एएसआई अशोक कुमार ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि लोग मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करें, जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उनका चालान काटा जाता है। हमारी वाहन चेकिंग चलती है, जिसमें हम जो भी मोटर व्हीकल एक्ट का जो भी वायलेंस करते हैं, विशेषकर नौजवान जिनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन किया गया उनका चालान करते हैं। और ये नियमित रूप से सायंकाल पर डे उसने हेलमेट नहीं पहना है, ट्रिपल राइडिंग पहना है और कोई मोबाइल में फ़ोन में बात कर रहा है, हर चीज़ का जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में वायलेंस है हर चीज़ के चालान करते हैं। पुलवामा आतंकी हमले की चौथी बरसी पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को नमन करते हुए कहा, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। बता दें कि आतंकियों के हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। 2019 को एक कायराना हमले में हमारे सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर हमारे जिसमें 40 जवान शहीद हुए। उत्तराखंड के भी 2 जवान उसमें थे। आज उन सपूतों को हमने अपने सदा समर्पित किए हैं और हम उनके परिजनों के साथ हैं। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलवामा में हुए सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमले में शहीद जवानों को याद किया गया। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था और आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला कर दिया था, जिसमें करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। उन्हें याद करते हुए हल्द्वानी में शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान पुलवामा में हुए शहीदों को याद किया गया। के नाते ये हम सबका फर्ज है कि जिन हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने जिस तरह से भारत व भारतवासियों की रक्षा करते हुए अपनी बलिदान को दिया है, इसलिए हम सबको उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उनके बलिदान और उनके शौर्य, अदम साहस के बदौलत ही हम लोग अपने जो भी पर्व या त्यौहार जो भी अपने अपने घरों में सुख चैन से मना पाते हैं, तो मात्र एक से रह जाता है भारतीय सेना के जवानों को, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान देकर हम भारतवासियों को और भारत देश को हमेशा सुरक्षित रखने का कार्य किया है। एक श्रेष्ठ समाज संस्था के द्वारा पुलवामा के वीर शहीदों को यहाँ पर श्रद्धा सुमन कर उनके बलिदान को नमन करने का अर्पित कर यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हम सब भारतवासियों का फर्ज है कि भारतीय सेना और भारतीय सेना के परिवारों को सदैव सम्मान करें, क्योंकि उनकी बदौलत ही हमारा देश आज सुख समृद्धि की ओर है और हमारी सीमाएं जो हैं भारतीय सैनिकों की बदौलत सुरक्षित है। तो हमें सदा भारतीय सेना के जवानों का, उनके परिवारजनों के बलिदान, त्याग, तपस्या को सदैव याद रखना चाहिए। शहीद जो उनको मेरा मतलब दिल से सदा सुमन अर्पित है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी वजह से जो आज हम सुख शांति कोई भी त्यौहार हम बनाते हैं तो उनकी वजह से बनाते हैं। हम लोग भले यहाँ भी सब लोग हैं, वो लोग वहाँ पे बॉर्डर पे हर दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
हरिद्वार में पुलिस प्रशासन की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धरपकड़ जारी है। बता दें कि हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर मुहिम चलाई जा रही है, जहां पुलिस ने सिरदर्द बन चुकी चोरी और लूट की घटनाओं का खुलासा किया है। बहुत कम समय में चोर लुटेरों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई है। आगे भी न्यायालय से वांछित वारंटियों और शांति भंग करने वाले तत्वों को दबोचने का सिलसिला जारी रहेगा। एसपी सर का जो विजन है पुलिसिंग, उस विजन को एग्जीक्यूट कराने के लिए जितने भी हम सभी हैं, ये पूरी टीम पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर प्राणपण से जुटी है। इतना बेहतर से बेहतर हम सेवाएं दे सकें आम जनता को, लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर सकें, जो अपराध घटित हुए हैं उनका जल्द से जल्द अनावरण कर सकें और अनावरण की जो गुणवत्ता है वो उत्कृष्ट कोटि की हो, ये सुनिश्चित कर सकें। साथ ही नशे के विरुद्ध जो कार्रवाइयां हैं वो प्रभावी तरीके से चले, आम जनता का सहयोग मिले, आप जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिले। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंपावत के शारदा बैराज थाना बनबसा में शारदा नहर में एक व्यक्ति के बहने का मामला सामने आया। स्थानीय व्यक्तियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और तीव्र बहाव में डूब रहे वृद्ध व्यक्ति को बचा लिया। गोताखोर देवेंद्र गोस्वामी और स्थानीय युवक दीपू ने साहस दिखाकर उसकी जान बचा ली। बाबा के दर्शन करने जा रहा था, मैंने सोचा हाथ पैर यहाँ धो लूं, तो मैंने नीचे पैर गाड़ी उतर के जा रहा था, जैसे पानी में हाथ बढ़ाया तो मेरा पैर फिसला था, गिर गया। मैं डूबने लगा तो पुलिस के जवानों को धन्यवाद था, उन्होंने मुझे तैर के निकाला इधर। उधम सिंह नगर में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अभी से सतर्क हो गया है। इसी क्रम में पुलिस क्षेत्राधिकारी और कोतवाल जसपुर ने शहर के मार्गों का निरीक्षण किया, ताकि कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा सके। पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, उसी के लिए आज रूट देखा गया है, जिसमें जो भी बड़े वाहन है वो हाईवे से जाएंगे। निरीक्षण कर लिया गया है और इसमें जो भी बड़े वाहन हैं वो हाईवे से ही जाएंगे और ये नादेही मार्ग से बड़े वाहनों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसमें जितने भी हमारे लिंक रूट्स हैं जो यूपी की तरफ से आ रहे हैं, सभी जगह पर पिकेट लगाकर हमारी ड्यूटीज़ मौजूद रहेंगी और केवल यहाँ पर पैदल कांवड़ियों के लिए मार्ग व्यवस्था रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चमोली जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने वर्चुअली बद्रीनाथ मास्टर प्लान और हेमकुंड मार्ग पर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि 1 मार्च से बद्रीनाथ में पर्याप्त संख्या में श्रमिक और मशीनरी लगाते हुए तेजी से कार्य शुरू किया जाए। जिला अधिकारी ने कहा कि 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। पर्याप्त संख्या में श्रमिक एवं मशीनरी लगाकर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करे, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले अधिकांश कार्य पूर्ण हो सके। जिला अधिकारी ने एसडीएम को बद्रीनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करने को भी कहा। साथ ही यात्रा को सुगम बनाने और आवश्यक कार्यों को शीघ्र कराने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ मास्टर प्लान और जो हेमकुंड यात्रा के जो यात्रियों के लिए जो कुछ कार्य हो रहे हैं तो उसकी समीक्षा की गई थी। तो अभी तो बद्रीनाथ में काफ़ी बर्फ़ वहाँ पर पड़ी हुई है, तो अभी काम के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जो वर्किंग एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनको निर्देशित दिए गए हैं कि वो अपना लेबर मोबिलाइजेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, जैसे ही वहाँ पर मौसम कार्य के लिए अनुकूल हो और तत्काल उसमें कार्य प्रारंभ हो सके। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेईई पेपर लीक कांड में फरार चल रहे आरोपी भाजपा नेता और मोहम्मदपुर जट के ग्राम प्रधान संजय धारीवाल पर हरिद्वार पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। बता दें कि आरोपी भाजपा नेता और 2 अन्य आरोपियों की तलाश में एसआईटी सहारनपुर से यूपी के बलिया तक छापेमारी कर रही है। अभी तक पटवारी और जेईई पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। अभियोगों की विवेचना की जा रही है, जिसमें एक पटवारी पेपर लीक प्रकरण से संबंधित, दूसरा जेईई पेपर लीक प्रकरण से संबंधित। इसमें कुछ अभियुक्त हमारे गिरफ्तारी को बचाते हुए फरार चल रहे हैं। उनके खिलाफ हमारे द्वारा 25,000 का इनाम धनराशि घोषित की जा चुकी है और सभी जगह इसके चस्पा कर दिए गए। जिस किसी को भी इस संबंध में सूचना मिलती है तो वो तुरंत हमें दे, या खुद उसको जो भी उसके ठोर ठिकाने की खबर हमें देंगे, हम उसको दबिश देकर उनको तुरंत गिरफ्तार करेंगे।
सितारगंज पुलिस ने 1 वर्ष से फरार चल रहे इनामी अभियुक्त को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए 2022 में एक महिला से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर आपराधिक घटना को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी की पिछले 1 साल से तलाश कर रही थी। पुलिस पकड़े गए आरोपी की आपराधिक हिस्ट्री खंगाल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के त्रिवेणी संगम गंगनानी में 5 दिवसीय ऐतिहासिक गंगनानी वसंतोत्सव मेले का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पूर्व विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत ने कहा कि ये मेला सदियों से चला आ रहा है। इस मेले से हमारी पौराणिक धार्मिक संस्कृति जुड़ी हुई है। हमारा पौराणिक मेला है और इस मेले के जिला परिषद के द्वारा, जिला पंचायत परिवार के द्वारा स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में किया गया था और आज हम उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरे निवेदन भी है जनपद वासियों से, क्षेत्र वासियों से कि आप सब लोग बढ़ चढ़कर इस मेले की दिव्यता और भव्यता की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में आए। राजनीति की बैंड तो तब चढ़ता अगर मैं इसमें कोई विरोध करता, दखल अंदाजी करता। मैंने तो इसको प्रारंभ भी किया है, लेकिन क्यों ये रुक गया, ये तो अब जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि भाई कम से कम जो स्वीकृत योजना है उसको तो पूरा कराओ। तो थोड़ा दबाव तो जो है अधिकारियों पे बनाना पड़ेगा। मैं भी बना सकता था, लेकिन मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई नहीं, अब जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो भी तो, उनको भी तो अपना काम करना चाहिए थोड़ा आगे। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां जारी है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब सजग हो चुका है, जिसके चलते स्वास्थ्य महानिदेशालय में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। डीजे हेल्थ विनीता शाह ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर प्लानिंग की जा रही है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतें न हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। डॉक्टरों की कई टीमें चारधाम यात्रा में मुस्तैद रहेगी, जिसे लेकर जिलों के सीएमओ को अलर्ट रहने को कहा गया है। पूरी ही है। हम आशा करते हैं विभिन्न प्रदेशों से हमारे लोग यात्री आएंगे, वो एक अच्छा अनुभव लेके जाएंगे और उनकी हेल्थ का ध्यान के लिए हमारी प्लानिंग चल रही है और सभी की यात्रा सुखद रहे और सफल। चलिए आगे बढ़ेंगे। रुड़की के विद्युत विभाग कार्यालय पर सैकड़ों किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर मनमानी के आरोप लगाए और कहा कि क्षेत्र के किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।